हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स केवीएस एनवीएस के लिए टीयर 1 में जितने भी टॉपिक्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे आप सभी लोग। और ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने इसके अंदर में योगदान दे दिया है। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। और सभी का स्वागत है। जी मनीष जी, आपका भी स्वागत। और सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। ओके, देखिए हम लोग जो है फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन है कि संजय गर्ग, जिनको बीआईएस के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, उनकी मंजूरी जो है किसने दी है? तो भारत के अंदर में जितनी भी बड़े लेवल की नियुक्ति होती है अधिकारियों के लेवल पे, ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उसके डीजी बने हैं संजय गर्ग। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स डायरेक्टर जनरल संजय गर्ग बने हैं। अपने आप में एक क्वेश्चन है ये। इनकी नियुक्ति जो है फ्रेंड्स ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने की है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इसके अंदर में अभी फिलहाल में दो ही लोग हैं, ठीक है। एक तो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्लस हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, ठीक है। ये मिल बांट कर जो है अच्छे से डिस्कशन करके, ठीक है, बहस करके फैसला तो नहीं लेते होंगे, मतलब दोनों का एक ही फैसला रहता है, ठीक है। जो इन्होंने बोल दिया वही मंजूर जो है कैबिनेट होता है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, इसके अंदर में अभी प्रधानमंत्री और अमित शाह है। और ये कमेटी ने संजय गर्ग को, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का क्या बनाया है? डायरेक्टर जनरल बनाया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा ना कि हमारे भारत के अंदर में जो भी वस्तुएं बनती है, ठीक है, उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ जो है स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर में गोल्ड है, उसको भी एक शुद्धता का पैमाना जो है वो तय करना, उसके ऊपर में खरा उतरना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो तय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी सब सभी लोग। इसका आंसर करिए आप लोग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में बोला गया आप लोगों से कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, मिन्स्क, वियना, बोइनोस एरिस, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने जो है आंसर कर दिया होगा, ठीक है। तो जय पुर्तगाली, ठीक है, तो लिस्बन इसकी राजधानी है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं जितने भी आप लोगों के दिए हुए थे उसके अगर हम लोग देखें तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ठीक है। और जो बेलारूस है, ठीक है, इसकी राजधानी है मिन्स्क। देखिए इनमें जो है फ्रेंड्स बेलारूस वैसे तो यूरोपियन कंट्री है लेकिन ये नेटो का मेंबर नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है बोइनोस एरिस, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है कि भाई किसकी राजधानी कौन कौन सी है। तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलिए टीम एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे कि सब कुछ सही से जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, आपको बताना है इसको और किस नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जल्दी बताइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है फ्रेंड्स इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क नाम की जो जगह है कहां पर में है, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे। इसका निर्माण जो है किसके समय में करवाया गया था ये भी आप लोगों को बताना है। तो देखिए कोणार्क का जो सन टेम्पल है फ्रेंड्स ये नरसिंह देव एक करके एक राजा थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, पूर्वी गंगा डायनेस्टी के राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव एक।
ठीक है। तो 13वीं शताब्दी के अंदर में उड़ीसा के अंदर में इसका निर्माण करवाया गया था, आज के उड़ीसा के अंदर में। तो इसको याद रखना है आप लोगों ने कि नरसिंह देव एक ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासक, 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के अंदर में इसका निर्माण कराया था। ठीक है। इसको ब्लैक पगोड़ा कहा अंग्रेजों ने। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, क्योंकि वो समुद्र से दूर से ब्लैक कलर का दिखाई देता था, इसी वजह से। ओके, सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? बताइए जल्दी से, मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जाता है, किया जा सकता है? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर 200 प्लस लाइक्स। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, और जल्दी जल्दी से इसके इन क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। मौलिक अधिकारों को जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा जो है निलंबित किया जा सकता है। कभी भी अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे भारत के जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उनको बचाना है या पहले देश को बचाना है, तो यूएसए के संविधान से हम लोगों ने जो कॉपी किया है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 के अंदर में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। ठीक है। अब कभी अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में, ठीक है, हमारे भारत के फंडामेंटल राइट को जो निलंबित करने का अधिकार है, ये राष्ट्रपति के पास में है, ये याद रखेंगे आप लोग। और ये अधिकार राष्ट्रपति को मिलता है आर्टिकल नंबर 359 के तहत। लेकिन 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो बोलते हैं कि हम तो अमर है। तो कौन से 2 आर्टिकल है जिनको जो अमर, जिनके पास में अमरता का वरदान है, कभी भी उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है, इनको कभी भी निलंबित नहीं कर सकते, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आर्टिकल नंबर 20 और 21, इनको किसी भी कंडीशन के अंदर में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए, बाकी हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, कंसेप्ट कहाँ से लिया है? हमने यूएसए के संविधान से लिया है। हमारे भारत के संविधान के पार्ट नंबर 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर में शामिल है। ओके, चलिए, राष्ट्रपति आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं कर सकता। ये भी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका। नाउ, किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? कौन से सूफी संत है जिनको चिरागे दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपका, ठीक है, शेख नसीरुद्दीन महमूद को। ओके, निजामुद्दीन औलिया के ये संत रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी भी थे। और इनको चिरागे दिल्ली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो दिल्ली के अंदर में सूफी परंपरा को आगे बढ़ाने में जो अपना योगदान दिया है, वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के ये डिसाइपल थे, तो निजामुद्दीन औलिया के जो विचार थे, जो सूफी विचारधारा थी, उसको उन्होंने और ज्यादा प्रोपोगेट किया। तो चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल, उनके शिष्य नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दहलवी के नाम से ये पूरा जाने जाते हैं। ठीक है, तो नसीरुद्दीन महमूद, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है? अभी बांग्लादेश बड़ा न्यूज में है आजकल, तो बता दीजिए इसका भी आंसर क्या होगा। ठीक है, तो भारत की किस राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है? मतलब कि 3 तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। उसके नाम के अंदर में ही क्लियर है, वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, थोड़ा सा मैप भी आप लोगों को समझना चाहिए फ्रेंड्स। बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, अभी बांग्लादेश न्यूज में भी है। ठीक है, वहां पर मैं आपको पता है कि हादी नाम का एक व्यक्ति था, उसकी हत्या हो गई, तो बांग्लादेश के लोग भारत के ऊपर में इल्जाम लगा रहे हैं, और अभी बहुत टेंशन है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी बॉर्डर जो है साझा करता है, आसाम के साथ में करता है। ठीक है, मेघालय के साथ में अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, त्रिपुरा के साथ में करता है, और ठीक है, मिजोरम के साथ में। तो कितने राज्य हो गए? पश्चिम बंगाल, सभी लोग लिखते जाएंगे, देखो एक एक करके, यहाँ पर मैं आप लोगों को नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा आसाम, तीसरा मेघालय, ठीक है, तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया त्रिपुरा, और 5वां हो गया यहाँ पर में मिजोरम। तो 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में ही हमारी सबसे बड़ी जो है वो स्थलीय सीमा भी है।
बॉर्डर, लैंड बॉर्डर सबसे बड़ी किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में ही है। ठीक है, 4097 किलोमीटर की। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखेंगे। और 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ निम्नलिखित में से किसमें लिखा गया है? वैशेषिक दर्शन। देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के जो दर्शन शास्त्र है उनमें से एक वैशेषिका दर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैशेषिका दर्शन और जो बाकी के दर्शन है, किस उसके रचिता कौन है, उनके बारे में मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग जो है इसको देखें और उसके बाद में जो है आप इनके आंसर लगाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं सांख्य दर्शन की अगर मैं बात करूं, सांख्य दर्शन ये ऋषि कपिल ने दिया है। ऋषि कपिल ने। योग दर्शन पतंजलि ने। ठीक है, न्याय दर्शन ऋषि गौतम ने। वैशेषिका दर्शन ऋषि कनद ने। मीमांसा दर्शन जैमिनी ने। ठीक है, अद्वैतवाद का सिद्धांत और द्वैतवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद और द्वैतवाद क्या होते हैं? अद्वैतवाद का मतलब होता है कि भाई आप और सृष्टि एक ही हो, कोई दूसरा है ही नहीं। मतलब आप में और जो रचयिता है, ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है, ठीक है, वो सब एक ही है। मतलब ये सब मिलाकर ही पूरा का पूरा ईश्वर है। ठीक है, कोई दूसरा है ही नहीं। आप सब चीज के अंदर में भगवान है, और हर भगवान हर चीज के अंदर में। ये जो है अद्वैतवाद कहता है। अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य ने दिया था। और विशिष्ट अद्वैतवाद की एक होते हुए भी अलग अलग है, वो रामानुजा ने दिया था। लेकिन दोनों अलग अलग है, ये किसने कहा था? माधवाचार्य ने। द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य ने। तो ये सारे के सारे आप लोगों को याद भी करवा दूंगा मैं एक एक करके। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या हम इसको एक आप लोगों को एक काम करते हैं, आप लोगों को जो एक नया फीचर हमने दिया ना याद करने के लिए, लिस्ट याद करने वाला, उसके अंदर में डालवा देता हूँ ताकि आप लोग याद भी कर सके इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जल्दी से बताइए यहाँ पर मैं 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 1857 का विद्रोह जो है वो दूसरा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था? नहीं, इसको जो है फ्रेंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने बताना है कि ये क्या 13 मई को स्टार्ट हुआ था? नहीं, ये 13 नहीं, 10 मई को, 10 मई को स्टार्ट हुआ था। ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही बात है। देखिए 1857 का जो विद्रोह है मेरठ से 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, और इसको आजादी की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि यहाँ पर में सही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों से। कौन सा वाला सही नहीं है? तो पहला और दूसरा सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 64% लोगों ने आंसर सही लगाया है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोग अब देख रहे हो कि गलत पूछा है या सही पूछा है। ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ था? हाथ ऊपर करके बता दीजिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जोड़ा जाता है? अब देखिए, तिब्बत ग्रह सिद्धांत का मतलब क्या होता है? कई सारे लोगों का मानना है कि हमारे जो आर्य लोग थे, जिन्होंने ये संस्कृत के जितने भी ग्रंथ वगैरह है उनकी रचना की और इधर साइड में आकर बसे थे, वो मध्य एशिया से आए थे। कई सारे लोगों का मानना है कि वो आर्कटिक वाले एरिया से आए थे, आर्कटिक होम, आर्कटिक वाले इलाके से आए थे। आर्कटिक जो रीजन है ना, नॉर्थ पोल के पास वाला, वहां से आए थे। वो आर्कटिक होम वाला जो है वो लोकमान्य तिलक की थेरी है। और कुछ लोगों का मानना है ये तिब्बत वाला जो इलाका है वहां से आए थे हमारे आर्य लोग। ठीक है, ये तिब्बत वाले इलाके से इधर से इस तरीके से यहाँ आके बसे। तो ये तिब्बत वाला जो सिद्धांत था ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है, तिब्बत। और आर्कटिक वाला सिद्धांत किसका है? लोकमान्य तिलक का। और लोकमान्य तिलक ने एक पुस्तक भी लिखी इसके ऊपर में, आर्कटिक होम टू द वेदास नाम से। ठीक है, चलो, इनमें से किस व्यक्ति ने अगस्त ऑफर दिया था? ध्यान से देखिए आप लोग, हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, 1935 के एक्ट के तहत, ठीक है, 1937 में चुनाव होते, 1937 में चुनाव होते हैं। 11 में से जो 7 प्रांत है वहां पर में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। कांग्रेस की सरकार, अलग अलग जो प्रांत थे उनमें। ठीक है, उसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड आता है 1939। 1939 से वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको भारतीयों की हेल्प की जरूरत थी, बट हम भारतीयों के बिना पूछे उस समय के जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भारत भी ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ेगा, वर्ल्ड वॉर टू।
तो बेसिकली हमारे भारतीय लोगों को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना दिया गया था। ठीक है, मतलब हमारा लेना नहीं देना नहीं, और हम लोग लड़ रहे हैं वहां पर में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो कांग्रेस ने और हमारे भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। हमने बोला कि हम इसमें समर्थन नहीं करेंगे। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में एक ऑफर दिया। ठीक है, अगस्त ऑफर, क्योंकि अगस्त में दिया था इस वजह से अगस्त ऑफर बोलते हैं इसको। इसमें उन्होंने कहा कि आप हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में समर्थन दो। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आप हमारा समर्थन देते हो और कोई यहाँ पर भारत के अंदर में कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं चलाते हो, तो उसके बदले में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तब हम आपको जो है एक संविधान सभा बनाने के बारे में सोच सकते हैं कि क्या भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जा सके। तो ये ऑफर था 1940 में जो दिया था। लेकिन हमारे उस समय के जो नेता थे, स्पेशली गांधी जी जो थे, उन्होंने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। बोला कि भाई आप ऐसा ऑफर दे रहे हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आप करोगे हमारे लिए। अब वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा उस समय तो पता था नहीं। तो अगस्त ऑफर फेल हो गया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है उस समय में भारत के वायसराय थे, अगस्त ऑफर देने वाले। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1942 के अंदर में जब क्रिप्स मिशन भारत में आया, तो क्रिप्स मिशन भारत में आया जब, ठीक है, 1942 में, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय में भी भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत में क्रिप्स मिशन फेल हो जाने की वजह से एक आंदोलन हुआ था। जल्दी क्या मुझे बता सकते हो कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्रिप्स मिशन ने भी भारतीय लोगों से उनका समर्थन मांगा। हम भारतीय लोगों ने समर्थन देने से मना कर दिया, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। गांधी जी ने तो क्रिप्स मिशन के लिए ये भी कहा था कि जो क्रिप्स हमें ऑफर कर रहा है, क्रिप्स मिशन में जो हमें बोला जा रहा है, जैसे लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखेंगे, क्रिप्स मिशन ने भी यही कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो है डोमिनियन स्टेटस देने की बात सोची जाएंगी। तो गांधी जी ने तो ये कहा था कि एक डूबते हुए बैंक का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। तो इसके फेल हो जाने की वजह से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो ही थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? इनमें से कौन सा वाला दर्रा जो है पश्चिमी घाट में नहीं है? अब पश्चिमी घाट कहां पर में, एक तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये भारत का, दक्षिण भारत का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको आप पश्चिमी घाट बोलते हो। तो ये पश्चिमी घाट में कई सारे जो है रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में। ठीक है, तो पाल घाट जो है इसका सबसे बड़ी गैप है। पाल घाट यहाँ पर में पश्चिमी घाट में मिलेंगे आपको। थाल घाट, भोर घाट भी आपको मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर में। ये खैबर दर्रा जो है ना, ये पाकिस्तान में है। ये खैबर दर्रा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है ये खैबर पास। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खैबर दर्रा। पश्चिमी घाट क्या भारत में भी नहीं है वो तो। ओके, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, ये सब पश्चिमी घाट के अंदर में है। पश्चिमी घाट के अंदर खैबर दर्रा पाकिस्तान में मिलेगा आपको। नेक्स्ट, 51वीं G7 शिखर सम्मेलन जून 2025 में कहा आयोजित हुई थी? G7 शिखर सम्मेलन, बताइए। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से G7 समिट की 2025 वाली, तो ये कनाडा के अंदर में आयोजित हुआ था, अल्बर्टा के अंदर में। भारत को भी एक स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, अल्बर्टा कनाडा के अंदर में। ओके, और 2026 की जो G7 समिट है 2026 की, ये फ्रांस में आयोजित होने वाली है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, फ्रांस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि 2026 की कहां पर में होंगी? तो एवियन लेस बेन्स नाम की एक जगह है फ्रांस के अंदर में, एवियन लेस बेन्स। ठीक है, फ्रांस भी आप लोगों ने याद रख लिया तो भी चल जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर में आयोजित होंगी। और 2025 वाली अल्बर्टा कनाडा के अंदर में आयोजित हुई थी, 51वें नंबर की G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, G7 के अंदर में कौन कौन से देश है? ठीक है, ये देखिए आप लोग, एक तो जो है फ्रांस है, ठीक है, यूएसए है, ठीक है, यूके है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अंदर में इटली आता है,
इसके अंदर में जापान आता है आपका, इसी के अंदर में आप लोगों का यूएस तो आता ही है आपका, है ना। जापान, इटली, जर्मनी है इसके अंदर में, इटली के साथ में जर्मनी है। और एक है पूरा यूरोपियन यूनियन, जो बच गया ना पूरा यूरोपियन यूनियन, वो भी इसका हिस्सा है। मतलब यूके जो है, इसके अलावा इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब तो है ही, लेकिन पूरा यूनाइटेड जो यूरोपियन यूनियन जो है पूरा का पूरा, वो भी इसका उसके अंदर में पार्टिसिपेट करता है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, चलिए। तो 2025 का जो है फ्रेंड्स कहाँ पर में हुआ? अल्बर्टा, कनाडा के अंदर में हुआ था, याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा अभी 2026 का फ्रांस के अंदर में होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। यहां बोला गया आप लोगों से कि आपको जोड़ियां मिलानी है, सत्रिया, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। सत्रिय डांस जो है फ्रेंड्स, ये आसाम का जो है डांस फॉर्म है, ये आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, सत्रिय डांस आसाम का है। मोहिनी अट्टम, ठीक है, केरल से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये क्लासिकल डांस की जोड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछी जाती है आपसे। तो इसमें से अब आंसर क्या होगा ये आप लोग लगाइए, ताकि आपके माइंड के अंदर में सारी चीजें स्टोर होती रहे। बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, हाथ ऊपर करके बताते रहेंगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है मेरे पास में आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज, मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, वो है जो लेटेस्ट लेटेस्ट एग्जाम्स हुई है, लेटेस्ट एग्जाम्स, ठीक है, हुई है अभी हाल फिलहाल में, उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, बोला था मैंने आप लोगों को ये चीज। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों की पेड क्लास के अंदर में मैंने ये सेशन लगा दिया है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करें उनको भी मैंने ये कहा है कि आप लोग भी इसको प्लीज करिए। ठीक है, तो आज 10:30 बजे जो है आप लोगों की फ्रेंड्स क्लास लगी हुई है ऐप के ऊपर में, पेड क्लास में। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो प्लीज टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में जो जुड़े हुए हैं पेड कोर्स में, वो जरूर आइएगा। आपका एक काम मैंने बहुत हल्का कर दिया है। आपके जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स के अंदर में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं, वो पहले मैंने सोचा था आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, जो मैंने आपसे कहा था। बट हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए मैं आपको पूरा लेक्चर में करवा रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। और बाकी जो बच्चे हैं वो लोग भी, उनसे भी कहूंगा कि अगर आप लोग भी चाह रहे हो, ठीक है, तो आप लोग भी इस तरीके से फ्रेंड्स निकाल कर उसको कर सकते हो। इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए। नाउ अब मैं यहां से पूछता हूं आप लोगों से फ्रेंड्स, एक चीज मुझे बताइए कि कथकली डांस कहाँ का है और कथक डांस कहाँ के है। चलिए, इसमें डिफरेंस मुझे बता दीजिएगा आप लोग। इस इमेज में देखिए, कथकली कहाँ का है और कथक डांस कहाँ का है। दोनों के दोनों पॉइंट्स बताइए आप लोग। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल से कौन सी कंट्री सेपरेटेड है? देखिए, यहाँ पर में हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पर में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर में मालदीव्स है, मालदीव्स के आइलैंड्स। तो भारत और जो लक्षद्वीप है, ठीक है, भारत का लक्षद्वीप और मालदीव्स, ये 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर में, आप देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, जिसमें कावरत्ती, मिनिकॉय वगैरह सब कुछ आ गया आपके। और यहाँ पर में नीचे में आप लोगों को मिलेगा मालदीव्स कंट्री, ठीक है, उसके आइलैंड से पूरे। तो ये 8 डिग्री वाला जो लेटीट्यूड है, ये अलग करता है हमारे लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, स्पेशली बात करूं तो मिनिकॉय आइलैंड को और मालदीव्स को। तो ये पूरा लक्षद्वीप है हमारा, उसी का एक पार्ट है मिनिकॉय। अगर आपसे बात करा जाए 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल हमारे इंटरनली लक्षद्वीप के अंदर में कावरत्ती आइलैंड जो है उसको मिनी कॉय से अलग करता है, कावरत्ती को मिनी कॉय से, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। बट यहाँ पर मैं 8 डिग्री चैनल बोला है ना आप लोगों से, 8 डिग्री वाला, तो वो इंडिया और मालदीव्स को अलग करने वाला जो है लैटिट्यूड, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। आई एम फ्रॉम लक्षद्वीप, ठीक है, नजीबा बेगम जी बोल रहे हो वो लक्षद्वीप से है, ठीक है, चलिए गुड।
मतलब अलग अलग हर एक जगह से बच्चे ये सेशन देख रहे हैं। Good. आप लोग कहाँ से हो ये भी लिख देंगे एक बार कमेंट के अंदर में। विच स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है ये बताना है आप सभी लोगों ने। बताइए जल्दी से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन से वाले स्टेट में से पास होती है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ना तो वो बिहार में से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ना तो उत्तर प्रदेश में से, ना ही मेघालय में से। तो कहां से जाती? इन राज्यों में से तो किसी में से भी नहीं जाती, तो डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है फ्रेंड्स गुजरात से, ये आप देखिए गुजरात से, ओके, राजस्थान से जाती है, फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका है, फिर यहाँ पर मैं आप देखोगे छत्तीसगढ़, ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को मिलेगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, या आप लोगों को झारखंड, और फिर यहाँ पर मैं पश्चिम बंगाल, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश में से जाती है, उसके बाद में यहाँ त्रिपुरा दिख रहा है आप लोगों को, और ये है आपका मिजोरम। आप यहाँ पर में देखिए ये है मेघालय, मेघालय में से जा रही है क्या? नहीं। यह है आपका बिहार, क्या बिहार को टच कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? नहीं। क्या उत्तर प्रदेश को टच कर रही है? उत्तर प्रदेश को नहीं, उत्तर प्रदेश को भी टच नहीं कर रही है, ठीक है, तो ना ही उत्तर प्रदेश को टच कर रही है, ना बिहार को, ना मेघालय को। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था। जल्दी से आठों के नाम बताइए आप लोग, और सबसे बड़ा डिस्टेंस कहां पर में ट्रेवल करती है? मध्य प्रदेश में, और सबसे कम राजस्थान के अंदर में। मिनी कॉय लक्षद्वीप का, मनीष सिंह कौशिक जी, आप जो बोल रहे हो ना कि मिनी कॉय सबसे बड़ा द्वीप, मिनी कॉय नहीं है, उसका एंड्रॉट नाम का एक द्वीप है लक्षद्वीप का, वो सबसे बड़ा है, एंड्रॉट। लिख देता हूं मैं यहाँ पर मैं आपके लिए। मिनी कॉय सेकंड नंबर का है, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर में सबसे बड़ा है मिनी कॉय, लेकिन एक्चुअली पूरा का पूरा जो है उसमें एंड्रॉट आता है, एंड्रॉट, ठीक है, एंड्रॉट नाम है उसका, ठीक है, एंड्रॉट। ये सबसे बड़ा द्वीप है पूरे लक्षद्वीप के अंदर में। मिनी कॉय सेकंड नंबर पे है। इसका जो एरिया की बात करूं मैं एंड्रॉइड की, तो ये करीब जो है 4.90 स्क्वायर किलोमीटर का है। और वही अगर हम मिनी कॉय की बात कर लेंगे तो मिनी कॉय दक्षिणी हिस्से में और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, जिसका एरिया आता है करीब करीब आपका 4.80 के करीब करीब, ठीक है, इसी वजह से एंड्रॉइड सबसे बड़ा है। नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसको चुना गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जल्दी बताना है आप सभी लोगों ने। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स तंजानिया की, तो तंजानिया सबसे पहली बात तो है कौन से महाद्वीप में? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर में है, अफ्रीका में तंजानिया। वहां की राष्ट्रपति बनी है दूसरे कार्यकाल के लिए, ठीक है, तो ये कौन है आपके, ठीक है, उनका नाम है सामिया सुलूहु हसन, ठीक है, देखिए यहाँ पर में ये सामिया सुलूहु हसन जो है, ये दूसरी बार बनी है तंजानिया की, ठीक है, तंजानिया की राष्ट्रपति दूसरी बार बनी है, ओके। इसके अलावा जो है आप लोगों को बता दूं कि ये जब ये राष्ट्रपति बनी थी पिछली बार, तब ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है, सामिया सुलूहु हसन। इसके अलावा एक और चीज आपको बताना चाहता हूं मैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया जो देश है अफ्रीका के अंदर में, ठीक है, ये इधर साइड में कहीं तो भी है तंजानिया आपका। तंजानिया के अंदर में एक माउंटेन है, ठीक है, जो ज्वालामुखी माउंटेन है। आप उसका नाम बता सकते हो? पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है वो तंजानिया में भी है, तंजानिया में ही है। वेरी गुड, ठीक है, माउंट किलीमंजारो, आप लोगों ने सही बताया कई लोगों ने, ठीक है, माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो, ठीक है, माउंट किलीमंजारो
ये 5895 मीटर ऊंचा है और ये पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तंजानिया की बात करूं मैं फ्रेंड्स, तो इसकी राजधानी का नाम है डोडोमा। ठीक है, कई सारे लोग इसको डोडोमा के नाम से भी याद रखते हैं। ठीक है, लेकिन डोडोमा है एक्चुअल में वो। ठीक है, डोडोमा। ओके, तो आप याद रख लीजिए यहाँ पर मैं सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, तो सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, ये 2 माह के बराबर है तंजानिया के लिए, 2 माह के बराबर है, तो डोडोमा। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे आप लोग। दार एस सलाम करके एक शहर है वहां पर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअल में इसकी राजधानी है डोडोमा। ठीक है, डोडोमा। सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, कितनेवें नंबर की राष्ट्रपति है वो ओवरऑल? वैसे तो महिला तो पहली है, लेकिन ओवरऑल कितनेवें नंबर की है? तो वो है ओवरऑल 6वें नंबर की और फर्स्ट महिला है और दूसरी बार तंजानिया की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, 6वें नंबर की है ओवरऑल और दूसरी बार तंजानिया की राष्ट्रपति बनी है और महिला पहली है ये। ठीक है, तो 6th नंबर की है, ये भी याद रखेंगे आप सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। नवंबर का करंट अफेयर, क्योंकि नवंबर के आसपास में इन्होंने पेपर बनाना स्टार्ट किया होगा। तो इंडियन नेवी जो है उन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स, आई एन एस इश्काक जो है, ठीक है, उसको अपने बेड़े के अंदर में शामिल किया है उन्होंने। ठीक है, आईएनएस इक्शाक को। तो आईएनएस इक्शाक क्या है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। आईएनएस इक्शाक जो है फ्रेंड्स, ये आपका सदर्न नेवल कमांड के अंदर में इसको शामिल किया गया है, कोच्चि केरल के अंदर में। और ये बेसिकली एसवीएल कैटेगरी का है आप लोगों का। ठीक है, एसवीएल, ठीक है, कैटेगरी का। तो सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। इक्शक का मतलब ही होता है मार्गदर्शक, गाइडर, जो गाइड करता है, जो गाइड करने वाला है, इक्शक। ठीक है, तो संस्कृत का जो शब्द है इक्शक, उससे लिया गया है इसका। और जो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है, जो चीफ है नेवल स्टाफ के, ओके, उन्होंने इस सेरेमनी के अंदर में पार्टिसिपेट किया। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके ऊपर में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सारे के सारे आपको करवाता हूँ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि गार्डन जो रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, GRSE, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता के अंदर में ये कंपनी है, इसने इसको बनाया है। ठीक है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 2018 के अंदर में, और इसने अभी दे दिया है, और इसको 80% इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है विद द हेल्प ऑफ MSMEs, मतलब आत्मनिर्भर भारत की तरफ में हमारा एक कदम। ओके, और ये सर्वेलेंस के लिए काम करेगा आपका। ठीक है, SVL क्लास की शिप है ये, और सदर्न नेवल कमांड के अंदर में ये काम करेगी, मतलब दक्षिणी जो नेवल कमांड है उनके नेतृत्व में काम करेगी। ठीक है, तो INS इक्शक, इसको लिया गया है इंडियन नेवी के अंदर में। कहां पर में किया गया इसको कमीशन? कोच्चि केरल के अंदर में इसका मतलब नेवी के हवाले इसको किया गया। इक्शक शब्द का मतलब गाइड है, इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स नाम की कंपनी ने। ओके, और इक्शक का शब्द का मतलब ही होता है गाइड। ओके, तो ये क्या है आप लोगों की बेसिकली? ओके, एसवीएल श्रेणी की पोत है ये याद रखना है आप लोगों ने, सर्वेलेंस के लिए काम आने वाली है। एसवीएल क्लास वेसल है, सर्वेलेंस के लिए आएंगी। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी एकोमोडेशन किया गया यहाँ पर, मतलब कि वुमेन्स एकोमोडेशन, यहाँ पर में महिलाओं को नेवी में शामिल किया जाए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए जो महिला जो क्रू होती है नेवी के अंदर में, उनको यहाँ डिप्लॉय किया जा सके, उसका ध्यान रखा गया इसको बनाते समय। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर में कुछ क्वेश्चन। INS इक्शक को भारतीय नौसेना के किस कमांडो में शामिल किया गया है? बताइए इसका आंसर। INS इक्शक को कौन से बेड़े में शामिल किया गया है भारतीय नौसेना के? चलिए 500+ लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। एक और चीज बताओ आप लोगों को, आप लोगों में से मुझे एक चीज बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि उनका पेपर क्लियर हो जाए? वो सपने में भी पढ़ाई करे, उठे तो भी पढ़ाई करे, जब वो खाना खा रहे हो तब भी पढ़ाई उनकी हो जाए अपने आप, जब वो जब उनका मन ना करे पढ़ने का, जब मन करे कि भाई थोड़ी देर तो वो ऑनलाइन आ जाए तो उससे बात कर लूं, मतलब आप लोगों की बात बता रहा हूँ, जवान लोगों की। ठीक है, ऐसा जो आप लोगों का होता है, तब भी आपका मन करे नहीं यार उसका मैसेज ना आए, थोड़ी देर मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। आपका जब आप
फ्रेश होने जाओ तब भी आपका मन करे कि मैं पढ़ लेता हूँ, जब आप खाना खा रहे हो तब भी मन हो, जब आप पानी पी रहे हो तब भी मन हो आपका, जब आप गाड़ी चला रहे हो तब भी मन हो, जब आप काम कर रहे हो तब भी मन हो, ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब तो मन और ज्यादा हो कि उछल उछल के कूद कूद के मन आए आपका कि मैं पढ़ाई कर लूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा टूल आप लोगों को मैं दे सकता हूँ, ठीक है, टीचिंग परीक्षा की टेक्निकल टीम और सारे पूरे लोग हैं, उन लोगों का इनपुट है उसके अंदर में, 9:30 बजे आज आप लोगों के लिए वो टूल देने वाला हूँ, देखिएगा आप लोग उसको जरूर, ठीक है। मतलब आपका मन ये करेगा कि भाई भगवान, ठीक है, जो लड़के अ, बैठे हैं ना कि उनको गर्लफ्रेंड मिल जाएंगी, वो दुआ करेंगे कि अभी ना मिले, ठीक है, अब थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ पहले। तो आईएनएस इक्षक जो है फ्रेंड्स भारतीय नौसेना के कौन से वाले, तो सदर्न नेवल कमांड को दिया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके नाउ, इक्षक नाम का अर्थ क्या होता है, जिसको अभी हाल ही में जो एसवीएल क्लास का जो बेड़ा है, ठीक है, इसको शामिल किया गया है, बताइए यहाँ पर में। इक्षक, इक्षक का मतलब ये होता है गाइड, मार्गदर्शक, ठीक है, जो आपको गाइड करे। अब यहाँ पर में आप लोग देखिए आईएनएस इक्षक का निर्माण किस भारतीय शिपयार्ड ने किया है। 80% जो है भारत द्वारा निर्मित है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ में एक बड़ा योगदान है, ठीक है। हमारे भारत के अंदर में कई सारी भारतीय शिपयार्ड कंपनी जो शिप बनाती है, उसी में से एक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जीआरएससी, कोलकाता के अंदर में इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन्होंने बनाया है, कोच्चि के अंदर में इसको भारतीय नेवी के हवाले किया गया, ठीक है। आईएनएस इक्षक की श्रेणी का जहाज है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया है कि ये एसवीएल कैटेगरी का है। एसवीएल का मतलब क्या होता है, देखो सर्वेलेंस करने के लिए सर्वे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। वेसल है ये, मतलब बड़ा सा जहाज है, ठीक है, और बड़े कैटेगरी का है क्योंकि कुछ जहाज छोटे भी होते हैं, तो सर्वे वेसल लार्ज, एसवीएल कैटेगरी का है ये, सर्वे वेसल है ये, ठीक है, और लार्ज कैटेगरी में आता है तो एसवीएल कैटेगरी का हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, एसवीएल है ये। तो आईएनएस इक्षक सर्वे वेसल लार्ज एसवीएल है, कोच्चि के अंदर में इसको किया गया था। आईएनएस इक्षक की अधिकतम गति कितनी है, कितने किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए, जब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक तो ये भी बता ही दो। 14 नॉट की स्पीड से, नॉट्स का मतलब होता है नॉटिकल माइल्स पर आवर, ठीक है, तो नॉट्स, तो 18 नॉट्स की स्पीड से, 18 नॉटिकल माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है ये, ठीक है। अच्छा चलो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 18 नॉट्स का किलोमीटर के अंदर में क्या होता है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर के अंदर में कितनी स्पीड होगी इसकी, ठीक है। तो अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूँ ना, 18 नॉट्स या 18 नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर पर आवर के अंदर में, तो 33.336 आता है ये, 33.336 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकता है ये, ठीक है। तो आप अगर आप सोच रहे हो कि हवाई जहाज की रफ्तार से जाता हूँ, तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, इसकी लेंथ ही 110 मीटर की है, ठीक है, और इसका जो वाटर डिस्प्लेसमेंट है वो है 3400 टन, मतलब अगर इसको पानी में डाला जाता है, ठीक है, तो कितना पानी डिस्प्लेस करता है। बायोन्सी का फॉर्मूला कभी आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह देख पढ़ा होगा ना, कभी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आप लोगों ने, ठीक है। यूरेका यूरेका दौड़ते हुए नंगू पुंगू भाग गया था वो राजा के दरबार में, जब राजा ने उसको बोला था कि भाई बताओ सोना असली है कि नकली है, मैं सुनाऊंगा कभी आपको कहानी, ठीक है, वो भी। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि भाई आपका जहाज तैरेगा या डूब जाएगा, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार। तो 3400 टन पानी को ये डिस्प्लेस करता है, जब ये पानी में उसको रखा, मान लो ऐसा अपन ने हवा में उठा के रखा और उसको पानी में छोड़ा, तो वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, 3400 टन पानी डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने ना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बताइए। रिवीजन पे चलाइए सर, रिवीजन बिल्कुल चल रही है आपकी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ गए हैं, लेटेस्ट एग्जाम जो हुई आपकी 2025 के अंदर में, उनके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट प्रोवाइड करने के साथ साथ में मैं इसको आपको वीडियो में भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा मैं आप लोगों को फिर, और कौन से एग्जाम में आया है ये भी बताऊंगा आपको। तो आप लोग तैयार रहिए 10:30 बजे के लिए, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से, जो टीचिंग परीक्षा का नंबर नीचे में चल रहा है, ठीक है, चाहे आप आप चाहे केवीएस एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे एईडीओ के लिए, चाहे टीआरई 4 के लिए, चाहे DSSB के लिए, चाहे सुपर टेट के लिए, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं क्लास में। तो फ्रेंड्स, भारत के अंदर में सबसे अधिक जो जनजाति है भारत के अंदर में, ठीक है, वो भील जनजाति है, मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है।
तो भारत के अंदर में पाई जाने वाली सबसे अधिक जनजाति है, भील है, लार्जेस्ट ट्राइब है ये, ठीक है। और भारत में जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है उनमें से अकेला 38% जो है ये अकेला जो है भील जनजाति है, ठीक है। तो भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। ओके, अच्छा, समूचे विश्व में आबादी का औसतन घनत्व क्या है, ये भी बता दीजिए एज पर एनसीईआरटी। देखो क्या होता है ना कि अगर अपन एवरेज निकाले कि हर 1 किलोमीटर के डब्बे में हम कितने लोगों को रख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा भारत है, तो भारत के अंदर में है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि हर 1 किलोमीटर के डब्बे में हम 382 लोगों को रख सकते हैं। इतना हमारा एरिया और इतनी हमारी जनसंख्या है कि हर डब्बे में 1 किलोमीटर के डब्बे में आ जाएगा 382 लोग। वैसे अगर पूरे दुनिया का औसत निकाला जाए आबादी का, तो ये आता है 51, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के डब्बे के अंदर में 51 लोगों को फिट कर सकते हैं हम, ठीक है। और भारत का कितना है ये भी, क्योंकि पिछले वाले आपको पता है ना केवीएस के अंदर में आया भी था 2018 वाले के अंदर में भारत का कितना है। तो एनसीईआरटी में दोनों दिया हुआ है 382 और यहाँ पर मैं पूरे दुनिया का, ठीक है, 51 है। इसको याद रख लेना आप लोगों ने। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। पूरा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है ये। ओके, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब देख सकते हो श्रीनगर से स्टार्ट होकर पूरा का पूरा कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ये, तो सबसे लंबा वाला, ठीक है। अगर आप लोगों से सबसे स्मॉलेस्ट वाला पूछ लिया जाए तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है, ये भी बताइए जल्दी जल्दी से। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, या 6 हफ्ते का। तो एज पर द लॉ, कानून के हिसाब से जो है फ्रेंड्स, मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, तो हमारे संविधान के अनुसार जैसे एक बार बैठक हुई संसद की, फिर उसको जो है स्थगित कर दिया गया, तो दूसरी बार जो बैठक होगी उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा आबादी कौन से राज्य के अंदर में इनमें से। वैसे देखा जाए तो 2011 के सेंसस के ऊपर में ही, सेंसस से जो सवाल आएंगे 2011 की सेंसस से आएंगे आप लोगों के, क्योंकि 2011 की ही सेंसस है जो हमारी लास्ट हुई थी। तो कितनेवें नंबर की सेंसस थी ये भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से। सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह भी जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा सके। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो जो है फ्रेंड उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा आबादी है, मतलब 199.5 मिलियन, मतलब कि 19.5 करोड़ आबादी अकेले जो है किसके पास में, उत्तर प्रदेश के पास में, ठीक है। और उसके बाद में महाराष्ट्र आता है 11.2 मिलियन, मतलब 11.20 करोड़ के साथ में, 11.20 लाख, ठीक, 11 करोड़ 20 लाख के साथ में सेकंड नंबर पे। और सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम राज्य के अंदर में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। 2011 की जो सेंसस थी वो कौन से नंबर की थी, 15वें नंबर की सेंसस थी, ये याद रखना है। इसका स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वैसे भारत की पहली सेंसस 1972 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कंप्लीट सेंसस अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पहली कंप्लीट सेंसस कब हुई थी, किसके समय काल के अंदर में हुई थी, तो वो 1881 के अंदर में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। लेकिन इसमें कंप्लीट शब्द ये इंपॉर्टेंट है, अगर पहली सेंसस बोले तो आपको 72 वाली को ही मानना है, और उसी के अनुसार हमारे भारत की 15वें नंबर की सेंसस जो सरकार ने बोला है, ठीक है। हमारे भारत जो है फ्रेंड्स, उसमें पूरी दुनिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है, 17.5% पॉपुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब कि पूरे दुनिया भर का 17.5, 17.5% हम भारतीय है। और पहले नंबर पे तो वैसे भी चाइना है, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के अंदर में 19.5 करोड़, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है 11 करोड़ 20 लाख के साथ में, और सबसे कम सिक्किम में है, ठीक है। हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे सेक्स रेशो की, तो हर 1000 लड़कों पे करीब 940 लड़कियां है,
ठीक है, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर में हर 1000 लड़कों के ऊपर में 1084 लड़कियां थी। मतलब सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो केरल में, सबसे कम हरियाणा के अंदर में। चलो, जनगणना 2011 के अनुसार केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, केरल। अब बताइए केरल के बाद में सेकंड नंबर पे सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा था? सेकंड हाईएस्ट लिटरेट स्टेट, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है आप लोगों ने। तो 2011 वैसे तो अभी केरल को, मिजोरम वगैरह को जो है, इनको तो 100% लिटरेट घोषित कर दिया गया है कि भाई सभी लोग पढ़े लिखे हैं वहां पर में। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वहां पर में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के अंदर में 93.91% लोग पढ़े लिखे थे और मिजोरम के अंदर में 91.58%। तो दूसरे नंबर पे मिजोरम था। ठीक है, मिजोरम, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे ज्यादा केरल और दूसरे नंबर पे मिजोरम। ठीक है, और सबसे कम साक्षर कौन था राज्य, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी बता देंगे कमेंट करके। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का एक कि सबसे कम लिंग अनुपात, मतलब कि सबसे कम लड़कियां लड़कों के मुकाबले में कहां पर में, केवल 879, मतलब कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, केवल 879 लड़कियां। सोचिए। तो हरियाणा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, सबसे कम लिंग अनुपात। मैंने आपसे पूछा था कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य, अगर मान लीजिए कि जो अभी हमने देखा केरल है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, वैसे ही सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार है। ठीक है, सबसे कम लिटरेसी के साथ में। भारत में साक्षरता दर कितनी थी, पूरे भारत की साक्षरता दर? वैसे ये बढ़ गई होंगी अभी जब नई सेंसस होंगी उसमें। इसको ना मेल और फीमेल में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर में। तो 74.04%, लगभग लगभग कई बार इसको 74% ही मान लिया जाता है, लेकिन 74.04% है। मेल और फीमेल के अंदर में भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो मेल की है 82.14%। इसका मतलब है कि जितने पुरुष है ना, उन पुरुषों में 82.14% मेल पढ़े लिखे थे, उनको मतलब नाम लिखना आता था अपना कम से कम। और 65.46%, मतलब जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से 65 पॉइंट, ठीक है, 46% महिलाएं ये पढ़ी लिखी थी। मतलब जितनी महिला है उनमें से। एक बार जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने बोला कि सर 82 और 65 तो 100 से भी ज्यादा हो जाता है। तो मेरे लाल, यहाँ पर मैं कंसेप्ट क्या है ये समझो, कि जितने पुरुष है उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, महिलाओं में क्यों जा रहे हो? और यहाँ महिलाओं में से मान लो कि 100 महिलाएं हैं तो उनमें से कितनी पढ़ी लिखी है, वो है उसका मतलब, कि महिलाओं में कितने परसेंट है और पुरुषों में कितने परसेंट है। ठीक है, ये उसका मतलब है। ठीक है, तो ओवरऑल भी याद रखना है, मेल और फीमेल का भी याद रख लेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि उसके बाद का डेटा हमारे पास में जनगणना वाला अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नाउ नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। मैंने इसके अंदर में आप लोगों को ये सारी चीजें भी बतानी है कि भाई कौन कौन सी पुस्तकों के ऊपर में क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि आपको हर समय पढ़ाई की लत लग जाए, ठीक है, आपके घर वाले जो है ये बोले कि हमारे लड़के को क्या हो गया, हमारी लड़की को क्या हो गया, देखो पढ़ाई कर रही है, दिन रात पढ़ाई 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 में लगी, उसको मजा आ रहा है। जैसे पबजी का आप लोगों को जो है वो लग गया था, नशा हो गया था, वैसे ही। ठीक है, वो एक गाना था, मैनू इश्क दा लगिया रोग, मेरे बचने दी नहीं उम्मीद। ठीक है, वैसे ही आपको अब ये गाना गाना पड़ जाए कि मैनू पढ़ाई दा लग गया रोग, ठीक है, अब मेरी फेल होने की नहीं है उम्मीद, ठीक है, पास होने की उम्मीद है आप लोगों की। तो भारत मुनि जो है फ्रेंड्स, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, अगर मैं बात करूं अश्व घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो अश्व घोष की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत मुनि जो है उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, बहुत ही फेमस है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। ओके, मैं आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट दे देता हूं। इसके अलावा आप लोगों से एक और पूछा जा सकता है, वो है गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। गीत गोविंद, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। ठीक है, अगर मैं यहाँ दिखा पाऊँ आप लोगों को, तो देखिए ये गीत गोविंद है। ठीक है, गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद जयदेव ने। मृज कटिकम, ठीक है, शूद्रक ने लिखी है। ठीक है, अष्टध्यायी पनीनी ने लिखी है, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी संस्कृत की पुस्तक है, अष्टध्यायी। ठीक है, कादंबरी पुस्तक बाण भट्ट ने लिखी है। ओके,
इंडिका बहुत ही फेमस है, मेगास्थनीज ने लिखी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, ठीक है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मुद्रा राक्षस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर में लिखी गई पुस्तक है, विशाख दत्त ने लिखी है। विशाख दत्त ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। ओके, तो देवी चंद्रगुप्तम के अंदर में बेसिकली जो विशाख दत्त है, उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, और उनकी जो पहले भाभी हुआ करती थी, फिर उनकी वाइफ बनी बाद में, ठीक है, देवी, ठीक है, उनके उनका उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त सेकंड, उन्होंने अपने भाई की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो बहुत ही कायर जो है डरपोक आदमी था। और देवी जो है उसको कुछ जो आक्रमण करता थे, ठीक है, व्हाइट हुन्स जिनको बोला जाता है, ठीक है, हुन, सफेद हुन, मध्य एशिया के, वो उठाकर लेके चले गए थे, फिर बाद में उन्होंने छुड़ा के लाया था उनको। चलिए, तो ये प्लीज, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट वाली है उनको तो आप लोग याद रख लीजिए। आप लिख दीजिए गीत गोविंद किसने लिखी है, सभी लोग जल्दी जल्दी से लिखेंगे कमेंट के अंदर में, गीत गोविंद किसने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबर का प्रमुख उत्पादक है? रबर सबसे ज्यादा कहां पर में होता है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। केरल जो है ये सबसे बड़ा रबर का उत्पादक है, ठीक है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल राज्य है हमारे भारत के अंदर में, केरल। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है कौन सी अनुसूची? हमारे भारत के अंदर में 11 जो है 12 अनुसूचियां है, ठीक है। पहले 8 हुआ करती थी, ठीक है, अब 12 है। शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियां। अनुसूचियां या शेड्यूल का मतलब होता है हमारे संविधान के लास्ट में कुछ लिस्ट जोड़ी गई है, ठीक है, ताकि हमारे संविधान के बीच में कोई ऐसा बड़ा सा कुछ ना आ जाए, ठीक है, लंबा चौड़ा सा कोई लिस्ट ना आ जाए, तो उसको लास्ट में रखा गया है, ठीक है। तो ऐसी 12 अनुसूचियां है आज के समय, पहले 8 थी, ठीक है। तो ये 12 की 12 अनुसूची आप लोगों को याद करवाई है। तो 12वें नंबर की जो अनुसूची है, 12th शेड्यूल, इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित 18 काम आपके दिए गए, 18, कि कौन कौन से काम नगर पालिकाओं के होंगे, उसकी पूरी की पूरी सूची दी गई है इसमें। तो 12वें नंबर की अनुसूची में, और 11वें नंबर की अनुसूची में पंचायती राज, पंचायती राज से रिलेटेड 29 काम दिए गए हैं, 29 कामों की सूची दी गई है, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो पूरी 12 की 12 अनुसूची आप लोगों को याद करवाया है मैंने, अगर आप लोग कहोगे तो फिर से पढ़ा दूंगा आपको। तो 12 की 12 अनुसूचियां, और इसको भी आप लोगों के लिए काम करते, मैं लिख भी लेता हूँ, ठीक है। 12 जो शेड्यूल्स है उसको भी आप लोगों को जो फन फैक्ट है उसके अंदर में डाल देंगे आप लोगों के लिए, आपकी जो मेमोराइजर है, ठीक है, उसके अंदर में डाल देंगे 12 शेड्यूल्स। एक एक करके मैं पूरा का पूरा उसके अंदर में डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद हो जाए सारी की सारी और अच्छे से। इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर मिशन जो है, इंपॉर्टेंट है, पहला मान भारत का पहला मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है, जो पानी के अंदर में हम भेजने वाले हैं? मैं अभी तक जो है फ्रेंड्स आधी पीपीटी पे भी नहीं पहुंचा, आप लोग जितना जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उतना ज्यादा हम लोग यहाँ पर में पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दीजिए आप लोग, ठीक है। जितना ज्यादा आपका रिस्पांस रहेगा उतने ज्यादा और क्वेश्चंस में कराऊंगा। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो सेशन को शेयर कर दे और सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए आप लोग। एंड वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, मिठाई खिलानी चाहिए आप लोगों ने, 12 लाख प्लस का परिवार हो चुका है आपका, हमारा, हम सबका टीचिंग परीक्षा परिवार, 12 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स का। तो इंडिया फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर मिशन जो है, इसका नाम क्या है? जलयान, गहराइया, सागरयान, समुद्रयान। तो देखिए आप लोगों को मैं इसका पूरा का पूरा बता देता हूँ। ये जो वेसल हमने बनाया है जो समुद्र के अंदर में जाएगा, उसका नाम है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000, ठीक है। ये जो अंदर में जाएगा, ये यान जो अंदर में जाएगा उसका नाम है मत्स्य 6000, क्योंकि 6000 मीटर की गहराई में जाएगा ये लगभग। और इस अभियान का नाम है समुद्रयान, ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, समुद्रयान। ओके, मत्स्य 6000 जो है
ये इसका नाम है। और पहला जो डीप मैन जो है मैन ओशियन मिशन रहेगा हमारे भारत का, कि हमारे भारतीय लोग जो है समुद्र की गहराई में जाएंगे। ठीक है, समुद्रयान। आप लोगों को लगता होगा कि समुद्र में अंदर में जाना क्या ही इतना रिस्की काम है। ठीक है भाई, स्पेस में जाना ज्यादा आसान है। ठीक है, समुद्र की गहराई में जाना उतना ही मुश्किल है। आपको पता है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। एक होता है एक्सप्लोजन, ठीक है, फट जाना, ठीक है, उसमें इंसान मर सकता है। और एक होता है इम्प्लूजन, ठीक है, अंदर के तरफ में वो। आपको क्या लगता है ज्यादा खतरनाक क्या होगा, एक्सप्लोजन या इम्प्लोजन? मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर एक्सप्लोड होना, फट जाना ज्यादा जो है खतरनाक होता होगा। नहीं, इम्प्लोजन ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इम्प्लोजन के अंदर में आप समझिए कि आपके मतलब मान लो आपको चटका लगा तो आप कितने स्पीड में हाथ पीछे खींचते हो, उससे भी ज्यादा तेजी से। ठीक है, आपका कचुम्बर बना देगा वो इम्प्लोड होके। अंदर में इतना जो प्रेशर रहता है समुद्र के अंदर में, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मर गए करके। ठीक है, इतना खतरनाक होता है इम्प्लोजन, मतलब इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि वो मर गया। क्योंकि जो सेंस है दर्द का, जो पेन का, जो सिग्नल का जो स्पीड है, उससे ज्यादा स्पीड में तो आपका आपको वो मतलब क्रश कर चुका होगा वो, आपके माइंड तक पहुंचे उससे उससे ज्यादा स्पीड के अंदर में। ठीक है, तो इम्प्लोजन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, एक्सप्लोजन से भी ज्यादा। इसी वजह से मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो अपने देश के लोगों को समुद्र की गहराई तक नहीं भेज पाए हैं अभी तक भी। हमारा भारत भी उसी में से एक है, पहली बार हम लोग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी बड़ा मुश्किल काम है, 2026 में भेजेंगे। देखिए वो जो डूबी थी ना उसका नाम था टाइटन। जो अभी डूबी थी ना, जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, उसका नाम था टाइटन। वो इम्प्लोड हो गई थी। ठीक है, इम्प्लोड। 2026 एशियाई खेलों में कौन सा नया खेल शामिल होगा? तो एशियाई खेल जो है 2026 के, ठीक है, ये जापान के अंदर में होने वाले हैं फ्रेंड्स। एक तो पहली बात तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो जापान के आईची और नगोया, ये दो जगहों के ऊपर में आयोजित होंगे, आईची और नगोया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026 के एशियन गेम्स कहाँ होंगे, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा जल्दी से लिखेगा 2026 के एशियन गेम्स कहाँ पर में आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं हम, जो है ना, एक आप लोगों के बीच में कंपटीशन रखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों को एक सेशन की तरफ में लेकर चलूंगा, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग पढ़ाई को फन वे में ले सकते हो। मैं जितने देर में वहां पहुंचूंगा, ठीक है, उतने देर के अंदर में आप एक काम करिएगा। जो जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं, आप कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ लोग आंसर करेंगे। ठीक है, उस सेशन के अंदर में। और कमेंट के अंदर में भी आप लोगों ने क्या करना है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन करना है, कुछ लोगों ने आंसर करना है। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में भी जब आप रिवीजन करोगे, तो ये एक रखते हैं हम लोग। तो एशियन गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 के, आईची और नगोया के अंदर में होने वाले हैं, जापान के अंदर में। इसके अंदर में पहली बार जो है फ्रेंड्स, क्या एमएमए जोड़ा जा रहा है आप लोगों का, पहली बार। ठीक है, क्रिकेट जो है उसको रिटेन किया गया, मतलब क्रिकेट भी इस बार भी एशियन गेम्स में रहेगा, क्रिकेट। और एमएमए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट बोला जाता है इसको, मिक्स्ड मार्शल आर्ट, इसको पहली बार जोड़ा गया एशियन गेम्स के अंदर में। तो मिक्स मार्शल आर्ट, मिश्रित मार्शल आर्ट 2026 के एशियन खेलों में पहली बार ऐसा होगा कि ये खेल को जोड़ा जा रहा है इसके अंदर में, मिक्स्ड मार्शल आर्ट को। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। 1000 लाइक्स के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो डेटा है ये सेंसस के हिसाब से नहीं है, ये जो डेटा है ना, ये अलग अलग जो सर्वे भारत सरकार कराती है उनके अनुसार है। उसके बाद में और भी राज्य बने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य है, तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो बना है मिजोरम। उसके बाद में और भी राज्य जिनको मिला हुआ है मिजोरम के बाद में। ठीक है, केरल तो हो चुका है, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, गोवा, त्रिपुरा, इनको भी मिल चुका है ये खिताब। वैसे ये सेंसस के हिसाब से नहीं है, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को। ओके, ये हमारे भारत का जो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नाम से एक उल्लास नाम से एक स्कीम है भारत की, जिसके अंदर में उन्होंने एक सैंपल सर्वे किया, उसके अनुसार ये पाया है। वो तो बात अलग है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब सेंसस होंगी तो उसमें अच्छे से पता चलेगा हम लोगों को पूरी तरह से। ठीक है,
अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। मैं अभी तक आधी पीपीटी भी नहीं पहुंच पाया हूं। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतने ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में कर पाएंगे। ओके, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में भारत की रैंकिंग जो है वो 99 नंबर पे है। ठीक है, 99 नंबर पे। और भारत का स्कोर कितना है ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि 99 नंबर पे है तो, लेकिन स्कोर कितना है? तो 66.95 के साथ 66.95 स्कोर है भारत का 100 में से। अच्छा, टॉप किसने किया है ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो फिनलैंड ने टॉप किया है इसके अंदर में, फिनलैंड ने। और फिनलैंड को कितना स्कोर मिला? 87.02। फिनलैंड 87.02 के साथ में फिनलैंड ने टॉप किया है। स्वीडन सेकंड नंबर पे रहा, और भारत 99th नंबर पे 66.95 स्कोर के साथ में 99th रैंक के ऊपर में भारत रहा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली खबर है, ठीक है, वो ये है कि लोकसभा में अनुवाद सेवाओं के लिए कितनी अतिरिक्त भाषाएं जोड़ी गई है। हमारे भारत के अंदर में, लोकसभा के अंदर में, राज्यसभा के अंदर में, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो हेडफोन लगाते हैं। क्या उनको सुना ही नहीं आता इस वजह से हेडफोन लगाते हैं वो लोग? नहीं, एक्चुअली कई बार क्या होता है कि उनको वो भाषा समझ में नहीं आती जो सामने वाला बोल रहा होता है। तो हमारे भारत में संसद के अंदर में ऑलरेडी 10 भाषाओं को इसका सपोर्ट था कि इंटरचेंजेबली उन भाषाओं के अनुवादक बैठे हुए होते थे। कोई अगर मेंबर है, मान लो गुजराती में बोल रहा है, और किसी बाकी लोगों को गुजराती समझ में नहीं आएंगी, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना हेडफोन लगा लेंगे, ताकि जब वो बोल रहे हो तो वो अनुवादक क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करके जिस भी भाषा में आप सुनना चाहते हो, ठीक है, उसके अंदर में वो आपको बताता है। ठीक है, तो पहले से ही 10 भाषाएं थी, अभी कितनी है? 6 और भाषाओं को जोड़ दिया गया इसमें, तो 16 भाषा हो चुकी है टोटल। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को भी इसके अंदर में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो पहले से 10 भाषा थी, उसमें 10 लैंग्वेजेस, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू को भी जोड़ दिया गया इसके अंदर में, तो टोटल 16 भाषाएं हो चुकी है। वैसे हमारे भारत के अंदर में 22 भाषाएं हैं रिकॉग्नाइज्ड, जो 8वीं अनुसूची के अंदर में शेड्यूल्ड लैंग्वेज जिनको बोला जाता है, लेकिन सभी भाषाओं का अनुवाद मौजूद नहीं है अभी भी। ठीक है, अभी भी 16 ही भाषा हुई है इनको मिला के, और आगे में जोड़ा जाएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलिए, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों से फिर से वही कहूं कि अगर आप लोगों को पढ़ने की लत लग जाए, ठीक है, तो कैसा रहेगा? अगर चाहते हो ना सच में जानना, तो अभी जल्दी से टीचिंग परीक्षा का जो सेशन में लेने वाला उसके ऊपर में आ जाइएगा। बाकी जो है फ्रेंड्स, 10:30 बजे जो है हम लोग लेटेस्ट जो एग्जाम के आपके करंट करंट अफेयर रिलेटेड एग्जाम के अंदर में जो आए हैं, वो 10:30 बजे मैं पेड ऐप के अंदर में करवाने वाला हूँ। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो लोग जुड़ उसमें भी जुड़ेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो है नीचे में आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा आप लोग, टीम आपकी मदद कर देंगी। या फिर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो, नीचे में नंबर आपको दिख रहा है 9697884447611101। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग भी इस तरीके से निकाल के आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग भी। ओके, चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स उस सेशन में मिलते हैं हम लोग अभी, और उससे उसमें आप लोग 2-3 क्वेश्चन पूछिए मेरे पहुंचने से पहले पहले जल्दी से, और सेशन को लाइक भी कर देना है। ओके, मैं आपको एक बताता हूँ मजेदार, और आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी, आपको बहुत मजा आएगा। मेरे पहुंचने से पहले पहले जल्दी से आप लोग पहुंच जाइए। ठीक है, थैंक यू।